जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुज कुमार और यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा यानी कि पीटी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उस नोटिफिकेशन में उसका स्टार्टिंग डेट कब है, यानी कि कब से फॉर्म अप्लाई करना है, और पीटी क्या होता है, और हमें यह एग्ज़ाम क्यों देना है, इसकी वैलिडिटी कब तक है, और इसका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, और इसमें फ़ीस कितना लगने हैं, और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके पहले दोस्तों हम यह आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग अपनी स्लाइड पे। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है पीटी के लिए। तो पीटी के लिए एक पीटी का यदि पूरा नाम जान लिया जाए तो यह है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए एक टेस्ट कराएगा यूपी ट्रिपल एससी, उसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका रजिस्ट्रेशन की यदि बात की जाए कि रजिस्ट्रेशन कब इसका स्टार्ट हो रहा है, तो एक्चुअली इसका रजिस्ट्रेशन 25/5/2021 से ही स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसका रजिस्ट्रेशन 25/5/2021 से ही स्टार्ट हो चुका है। और इसका ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि भी 25/5/2021 से ही स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ यदि अंतिम डेट की बात की जाए कि अंतिम कौन सा डेट है जहां तक हम लोग आवेदन कर सकते हैं, तो वो है 21/6/2021 तक, यानी कि 21 जून 2021 तक केवल और केवल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यदि फॉर्म में आपके कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो आप लोग 28/6/2021 यानी कि आप लोगों को 8 दिन या 7 दिन की वरीयता दी गई है कि भाइयों आप लोग 7 दिन के लिए यानी कि 28 तारीख तक यदि आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म अप्लाई करने में, तो आप इसे 28 तक सुधार सकते हैं। 28 जून 2021 तक इसे आप सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जान लिया कि पीटी क्या होता है। तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है पीटी का पूरा नाम, और यह आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाया जा रहा है। और इसका डेट हमने देखा, कब तक डेट है इसका, और लास्ट डेट कितना है। तो अभी आगे हम लोग जानेंगे इसका फीस कितना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जानेंगे इसका फीस कितना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए बाद आप लोगों को कुछ फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो इसमें आपका फ़ीस है 185 रुपया। ठीक है दोस्तों, 185 रुपया आपका है अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, और 185 रुपया अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए भी आपका 185 रुपया। अनारक्षित, यूआर या जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 185 रुपया है। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपया है। और विकलांग हेतु यानी फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 25 रुपया है। तो ऐसा इन्होंने फीस का क्राइटेरिया बना रखा है। तो यदि बात की जाए इस डिग्री की, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा, तो यह कब तक यह वैलिड रहेगा। तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी केवल और केवल 1 साल है, और यह तब से गिना जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने जुलाई में, आपको मान लीजिए अगस्त में एग्ज़ाम होगा और इसका रिजल्ट जारी करेगा जनवरी, मान लीजिए रिजल्ट जारी कर दिया, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपका वैलिडिटी हो जाएगा। यानी कि उसके बीच में यदि इससे संबंधित कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, जो कि जारी किया जाएगा वैकेंसी, कि जो व्यक्ति पीटी एग्ज़ाम दिए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किए गए वैकेंसी में भागीदारी कर सकते हैं, तो वे तभी भागीदारी करेंगे जब वह अपने पीटी एग्ज़ाम दिए हैं 1 साल की क्राइटेरिया में आ रहे हैं। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीटी जो एग्ज़ाम करवाया जा रहा है उसका वैलिडिटी केवल 1 साल है। और मान लीजिए आपका रिजल्ट जनवरी में आया है, तो जनवरी से दिसंबर के बीच में जितनी भी वैकेंसी आई हैं आप उसमें केवल एलिजिबल हो सकते हैं। अब यह कहें कि दिसंबर के बाद भी अगर यदि कोई महीना लगता है आपका, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका केवल वैलिडिटी 1 ही साल है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यदि दोस्तों शैक्षिक अर्हता की बात की जाए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो उसमें कम से कम आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप पीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप पीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए और 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और रह गई बात जो आपको आरक्षण मिलता है, आ, आ, कितना साल में हमें फॉर्म अप्लाई करना है, 40 के बाद 5 साल का आरक्षण मिलता है, 3 साल का आरक्षण मिलता है। तो इसमें दे रखा है कि ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए कितने साल का आरक्षण इन्होंने दे रखा है। तो ऐसा आगे यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। बाय द वे सामान्य रूप से तो चलता है एससी एसटी के लिए, सॉरी ओबीसी की यदि बात की जाए तो उनको 5 साल का मिलता है, ऐसे ऐसे सबको मिलता है। तो बिल्कुल ही सिंपल बात है। तो बाय द वे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अभी इन्होंने अपलोड किया है। और दूसरी बात, कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए बंदा, आगे दे रखा है हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि यदि आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण में उन्होंने कह रखा है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन हमारे मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबवत यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अनुमन्य होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षाओं हेतु उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। यानी कि आपने यदि उसके पीटी के बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होगी, मेंस एग्जाम देना होगा, तो मेंस के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब आप इसमें अच्छी स्कोर करते हैं पीटी वाले में। तो ध्यान दीजिएगा, पीटी का मार्क्स आपको मायने रखेगा कि आप फर्स्ट एग्जाम में कितना स्कोर किए, उसी के आधार पर आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसे हल्के में ना लीजिएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करके एग्ज़ाम को दीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। यदि परीक्षा की तिथि की बात की जाए तो यहाँ पर परीक्षा की तिथि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और यह परीक्षा की तिथि ये आयोग की वेबसाइट पर लॉन्च कर देंगे, यानी कि वहाँ पर मेंशन करेंगे। और यदि स्कोर कार्ड की बात की जाए, आपने एग्ज़ाम जो पास किया यानी पीटी एग्ज़ाम मान लीजिए पास कर लिया है, तो यह कितने साल तक मान्य होगा। तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने दे रखा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, यह केवल और केवल 1 साल तक मान्य है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। तो ऐसा हम दोस्तों आप लोगों को बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हो सकता है आप लोग कहेंगे कि नहीं हम तो पीटी पास हैं भाई, हमारा होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट जब आ जाएगा तब से 1 साल तक ही केवल यह वैलिड होगा, उसके बाद यह अनवैलिड यानी खराब हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना है यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपका फीस 150 रुपया मैक्सिमम रखा गया है, और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज 95 और 25 रखा गया है। 25 फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और 95 अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, और 185 फीस आपका जनरल और ओबीसी वालों के लिए रखा गया है। तो आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और रहेगी बात फॉर्म अप्लाई करने की, तो यदि उसमें आप संशोधन कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद कोई आपसे छूट हो यानी भूल हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, तो आप उसमें केवल और केवल संशोधन एक ही बार कर सकते हैं। और उसका उन्होंने डेट मेंशन कर दिया है कि 28/6/2021 तक ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, और एक ही बार संशोधन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल एक ही बार, आप बार बार उसमें संशोधन नहीं करेंगे। तो ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा, उसमें कोई मिस नहीं होना चाहिए, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियम नंबर 3.3 पे, तो इसमें लिखा है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि जो कि आरक्षण की डिमांड करते हैं कि भाई हमारा आरक्षण है यहाँ पे, तो यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको आरक्षण के दर्जे में रखा जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको जनरल की श्रेणी में माना जाएगा, तो आप जनरल में फाइट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस थी आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसको। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग,
तो कभी कभी क्या होता है कि फेक न्यूज आते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों एवं अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। बाय द वे होता क्या है कि न्यूज़पेपर वाले, ब्लॉग वाले नाना प्रकार की सूचनाएं इसमें लाते रहते हैं कि UPSSC ये कर रहा है, UPSSC ये कर रहा है। तो आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े। आप लोग को यदि लगे कि नहीं UPSSC यह जारी किया है या ये करने वाला है, तो आप लोग किसी अदर न्यूज़ को ना देखें, चुपचाप आप UPSSC की वेबसाइट पर ब्राउज करिएगा। वहाँ पर जैसा भी होगा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन दिखेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इधर उधर की न्यूज़ पर विश्वास न करिएगा, सीधे आप UPSSC की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई फ्रॉड या कोई गलती नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पक्का देखिएगा, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फेक न्यूज़ आते रहते हैं तो उसमें लोग फंस जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है, यानी कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। तो एग्ज़ाम में देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम में परीक्षा की यदि अवधि की बात की जाए तो 2 घंटा तक आपका पेपर होगा और साथ ही साथ 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें क्वेश्चन की संख्या आपकी 100 होगी और यह MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा और साथ ही साथ 2 घंटा यानी कि 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट यानी कि 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास में आपको पूछा जा रहा है 5 अंक का। तो भारतीय इतिहास से आपको 5 अंक का पूछा जा रहा है और आपका टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। तो इन सब टॉपिक से पक्का है क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं दोस्तों। तो इससे आप अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मेंशन किए हैं कि इस टॉपिक से हम क्वेश्चन पक्का उठाएंगे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये उठाएंगे भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से। तो आगे देखिएगा यहाँ पे, तो यह भी आपका उसी भारतीय इतिहास में ही सिलेबस है। तो आगे यहाँ पर दे रखा है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन्होंने कुछ टॉपिक दे रखे हैं। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा मानवीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो ऐसा ऐसा इन्होंने टॉपिक दे रखा है और इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आएंगे, सेकंड वाले से। और इसमें भी उन्होंने कुछ टॉपिक को श्रेणीगत कर दिया है, मेंशन किया है। तो इस टॉपिक से भी को आपको क्वेश्चन आएंगे, इसे आप पक्का देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हम नीचे देखते हैं जियोग्राफी की यदि बात की जाए तो जियोग्राफी में भी ऐसे ही है। तो इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जियोग्राफी में और टॉपिक इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके या फिर UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे हम अपने लिंक में इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इन्होंने टॉपिक दे रखा है और इसमें भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे और ये सब इनके टॉपिक हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपका दे रखा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन आने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बहुत छोटी सी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है भारतीय संविधान। और यहाँ से यदि आप पढ़ते हैं तो पक्का क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, क्योंकि अच्छे टॉपिक हैं और बहुत ही शार्प टॉपिक है, छोटा सा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य विज्ञान, तो इनसे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं सामान्य विज्ञान से। और इस सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए, यदि गणित की बात की जाए तो प्रारंभिक गणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स में आपका दे रखा है इन्होंने, थोड़ा सा ही टॉपिक दिया है। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही ध्यान से देख लेंगे और बहुत ही कम टॉपिक है, तो इससे इन्होंने 5 नंबर के क्वेश्चन उठाए हैं। तो 5 नंबर में क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। तो इन टॉपिक को इन्होंने मेजर माना है। बाय द वे और भी चैप्टर्स को ये इंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ये टॉपिक इनको बहुत ही
एवरेज में, यानी कि इनसे यह क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। और भी चैप्टर्स हैं इनके, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी टॉपिक होंगे, आप उनको पढ़ लेंगे। और यदि सामान्य हिंदी की बात की जाए तो यहाँ सामान्य हिंदी में उन्होंने दे रखा है। तो जनरल हिंदी में दिया है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, अश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों में लेखक और रचनाओं की बात की गई है। तो इनसे भी आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। और हाँ, यहाँ पर भी आपका सामान्य अंग्रेजी, तो सामान्य अंग्रेजी में भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि केवल 2 टाइप के होंगे, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा कंटेंट तो कम है, लेकिन थोड़ा पढ़ना तो ज़्यादा ही पड़ेगा। अंग्रेजी व्याकरण भी आपका दे रखा है और आपका फ्रेज भी दे रखा है, ठीक है। तो इससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं सामान्य अंग्रेजी से भी। तर्क शक्ति यानी लॉजिक एंड रीजनिंग की बात की जाए तो लॉजिक और रीजनिंग में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि इन्होंने यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, तो टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ तक आपने देखा कि 10 तक, यानी कि 10 तक आते आते हम लोगों को 50 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। तो अभी यहाँ पे समसामयिकी की यदि बात की जाए, तो करंट अफेयर्स की यदि बात की जाए, तो इसमें भारतीय एवं वैश्विक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यह आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछे जाएंगे इसमें, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो यदि सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, तो जनरल अवेयरनेस में इन्होंने कुछ टॉपिक को कवर किया है। तो जैसे कि ध्यान दीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश, देश एवं राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन में उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और हाँ, ये सब टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ यदि बात की जाए इनसे कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे? सामान्य जागरूकता से। तो आगे हम लोग देखते हैं 13वें नंबर पर क्या दे रखा है इन्होंने। तो 13वें नंबर पर इन्होंने दे रखा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपसे ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और 14 नंबर पे यदि आए हम, तो ग्राफ एवं व्याख्या, ग्राफ की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर, इससे भी यह 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तालिका की बात की जाए तो तालिका में भी यह 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो यह दोनों तो बिल्कुल ही सिंपल हैं, ये दोनों 14 और 15 वाला बिल्कुल ही सिंपल है। और थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यदि आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो रुकिए, थोड़ा सा तय रखिए और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक, ठीक है, विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल जो भी है, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी कि आपका एनसीईआरटी का जो बुक है आप उसे पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा। और उन्होंने दे रखा है कि क्रमांक संख्या 1 से 9 तक के सिलेबस आप वही कवर करते हैं, एनसीईआरटी का बुक आपको कवर कर लेगा, ठीक है। और परीक्षा का प्रकार की यदि बात की जाए तो परीक्षा की प्रकार एमसीक्यू टाइप होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। और हाँ, यदि निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 4 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका, तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा टोटल। सॉरी, 1 नंबर नहीं, आपसे आपका यदि 4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपसे 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 25% मार्क्स आपका काटा जाएगा प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत होने पे, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि दे रखा था नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन ख़त्म हो गया दोस्तों। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आप लोगों ने देख लिया, इसमें बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, इस तरीके से एग्ज़ाम होने हैं आपके। और इसका एप्लीकेशन डेट कब तक है और कब से शुरू हो गया है, फीस कितना है। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो, हमें कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ यह भी बताइएगा कि आगे आपको किस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, किस कैसा वीडियो चाहिए, हम इस पर वर्क करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे कि अगला आने वाला वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, धन्यवाद।